देखिए, शुरू करेंगे आज मोटरयान अधिनियम की धारा 80। धारा जो 80 है, प्रक्रिया है, सेक्शन जो है 80। सेक्शन जो 80 है, परमिटों के लिए आवेदन करने और उन्हें देने की लिए प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके संबंध में है। पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है, काफी है, इसको केवल पढ़ते हैं। पहला कहता है कि किसी भी प्रकार के परमिट के लिए आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि जब परमिट के लिए जो आप आवेदन करते हैं, किसी भी प्रकार का परमिट हो, आप कभी भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो तब भी आप परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा कहता है इसमें, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई विहित प्राधिकारी साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इनकार नहीं करेगा। तो ये शर्त रखी है कि कौन कौन, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई विहित प्राधिकारी जिसको परमिट देने की अधिकारिता है। वो कह रहा है कि जब भी आप आवेदन लगाते हैं, परमिट के लिए आवेदन देते हैं, तो वो क्या नहीं करेगा, वो उसको नाम मंजूर करने के से इनकार नहीं करेगा, वो मना नहीं करेगा, यानी उसको परमिट देना पड़ेगा जब आप मांगते हो, चाहते हो, अगर आप शर्तें पूरी करते हो तो। परंतु लिखा है, परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई विहित प्राधिकारी कोई आवेदन संक्षिप्त नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा 71 की उपधारा 3 के खंड का के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ी की संख्या में, या धारा 74 की उपधारा 3 के खंड का के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये कह रहा है कि साधारणतः तो आप वो जो इनकार नहीं करेगा, विहित प्राधिकारी हो या प्राधिकरण, दोनों प्राधिकरण है, साधारणतः तो इनकार नहीं करेंगे। जब भी आप परमिट के लिए आवेदन करेंगे तब भी वो आपको परमिट देंगे, लेकिन किस आधार पर, दो शर्तें इसमें लगी हैं कि वो दो आधार पर मना कर सकता है। संख्या के आधार पर, वो जो सरकार ने संख्या निश्चित करी है ना गाड़ियों की, किसी क्षेत्र में आपने पढ़ा था कल, जो संख्या होती है, चाहे वो ठेका गाड़ी हो चाहे वो अन्य कोई वाहन हो, अगर सरकार ने जो संख्या भी संख्या निश्चित कर रखी है किसी क्षेत्र के लिए कि भाई उससे ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन वाहनों का नहीं किया जाएगा, तो ऐसी अवस्था में वो क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। दोनों ही बातों में लिखा है। 71 की धारा 3 के अनुसार राजपत्र में जो सूचना विनिर्दिष्ट की गई है उसमें गाड़ियों की जो संख्या है या ठेका गाड़ियों की जो संख्या है, तो कुल मिला के संख्या की बात कह रहा है। अगर संख्या में बढ़ोतरी होती है परमिट देने से, तो परमिट देने से इनकार कर सकता है। तो यही याद रखना आपको कि अगर संख्या में वृद्धि होती है, अधिसूचना में सरकार ने निकाल रखा है कि इससे ज्यादा संख्या नहीं होगी किसी क्षेत्र विशेष में, और अगर संख्या में वृद्धि होती है तो वो क्या कर सकता है, वो परमिट देने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है। परंतु एक और है इसमें, परंतु कहता है, परंतु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार की परमिट देने संबंधी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में सुनवाई का अवसर देगा। ये तो आप जानते ही हैं कि जब परमिट देने से इनकार कर दिया जाता है तो पहली बात तो लिखित में कारण बताए जाएंगे कि किस वजह से जो है आपको परमिट नहीं दिया जा रहा है, और जो व्यक्ति का परमिट नहीं दिया गया या जिस व्यक्ति को परमिट नहीं दिया गया है उसको सुनवाई का भी मौका दिया जाएगा। तो दो आधार हैं इसमें, ये संख्या में एक ठेका गाड़ी है, एक नॉर्मल गाड़ी है, तो उनकी संख्या के आधार पर वो परमिट देने से इनकार कर सकता है। तो केवल इतना याद रखना आपके, वैसे तो मना नहीं करेगा लेकिन संख्या के आधार पर वो इनकार कर सकता है परमिट देने से, अगर सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल रखा है संख्या के बारे में। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है किसी ऐसे आवेदन को जो अस्थायी परमिट से भिन्न किसी परमिट की शर्तों में कोई नया मार्ग या नए मार्ग या कोई नया क्षेत्र सम्मिलित करके या उसकी अंतर्गत आने वाले मार्ग या मार्गों का क्षेत्र का परिवर्तन करके या मंजिली गाड़ी परमिट की दशा में विनिर्दिष्ट अधिकतम ट्रिपों की संख्या बढ़ाकर या परमिट में विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों का क्षेत्र में परिवर्तन, विस्तार या कटौती करके परिवर्तन करने के लिए है, नए परमिट दिए जाने का आवेदन माना जाएगा। तो ये कह रहा है कि जब आप कुल मिला के परमिट में संशोधन कराना चाहते हैं,
किसी भी प्रकार का आप अपना मार्ग परिवर्तन कराना चाहते हैं, आप उसकी ट्रिपों की संख्या जो है उसमें परिवर्तन कराना चाहते हैं, या कोई नए क्षेत्र में चलाना चाहते हैं वही परमिट को, तो ये कह रहे हैं उसको क्या माना जाएगा, उसको नया परमिट माना जाएगा, नया परमिट। बस इतना है कि अगर आप परमिट माना जाएगा, अगर आप कुल मिला के संशोधन भी कराते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कराते हैं परमिट में, कोई शर्तें जो भी उसकी थी, जो पहले जिस चीज के लिए था, मान लीजिए इस रूट ए रूट के लिए था, आप बी रूट के पे चलाना चाहते हैं, उसकी ट्रिपों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, कुल मिला के जो भी परमिट से संबंधित चीजें हैं उसमें आप कोई भी संशोधन कराना चाहते हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको एक नया आवेदन माना जाएगा, या नया परमिट माना जाएगा, उसे नया परमिट माना जाएगा। परंतु कहता है, परंतु मंजिली गाड़ी परमिट के ऐसे धारक द्वारा जो किसी मार्ग को केवल वहन सेवा उपलब्ध कराता है, यानों की संख्या में कोई वृद्धि किए बिना इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सेवा की आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए किए आवेदन को ऐसा मानना आवश्यक नहीं होगा। ये कह रहा है केवल मंजिली गाड़ी मतलब यात्री वाहन जो होते हैं उनके बारे में कह रहा है कि अगर कोई यात्री वाहन हो, वो केवल यात्री वाहन के रूप में ही इस्तेमाल अगर किया जाता है, वो यानों की संख्या में कोई वृद्धि किए बिना, मतलब वो यानों की संख्या में वृद्धि नहीं कर रहा, जितने हैं उतने ही यान चला रहा है, इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सेवा की आवृत्ति में वृद्धि, आवृत्ति मतलब उसकी ट्रिपों की बात कह रहा है कि आवृत्ति में वृद्धि वगैरह कराता है, तो फिर उसको नया आवेदन या नया परमिट नहीं माना जाएगा। केवल जो उनके लिए है जो केवल जैसे बसें वगैरह होती है, जैसे कभी 2 ट्रिप लगाती थी अब 3 ट्रिप लगाने लगी, तो उस तरीके से उसमें कोई संख्या नहीं बढ़ाई कि हम 2 बस कर लें 3 कर लें, ऐसा कुछ नहीं, केवल उन्होंने ट्रिप बढ़ाई, उसकी आवृत्ति बढ़ाई है, तो ऐसे में क्या है, उसको नया आवेदन नहीं माना जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु यह और की परिवर्तन की दशा में टर्मिनल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परिवर्तन के अंतर्गत आने वाली दूरी 24 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि टर्मिनल में जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा और जो दूरी होगी 24 किलोमीटर से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, दूसरा कहता है शर्त है ये, विस्तार की दशा में विस्तारण के अंतर्गत आने वाली दूरी टर्मिनलों से 24 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। तो कुल मिला के 24 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए, 24 किलोमीटर जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसमें जो दूरी होगी 24 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं होगी, है ना। और आगे लिखा है, और ऐसी सीमाओं के भीतर कोई ऐसा परिवर्तन या विस्तारण परिवहन प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने के पश्चात ही किया जाएगा कि ऐसे परिवर्तन से जनता की सुविधाओं की पूर्ति होगी, और इस प्रकार परिवर्तन या विस्तार मूल मार्ग या उससे किसी बात की बाबत अलग परमिट देना समुचित नहीं है। तो ये कह रहा है कि जनता के हित में ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जो इधर इधर तक जाती थी बस, एक थोड़ा सा गांव था 10 किलोमीटर, वो छूट जाता था, उन्होंने कहा चलो इस बस को यहाँ तक और कर दो ताकि जनता को सहूलियत होगी ना, उनको भी एक बस उपलब्ध हो जाएगी, अलग से परमिट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसी के बारे में कह रहा है, अगर जनता का हित है तो परमिट दिया जा सकता है, मतलब उसी को परमिट, उसको नया परमिट नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें जो परिवहन वाली बात है उसको नया परमिट फिर नहीं माना जाएगा, उसी परमिट में संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, ये किसके, अब जो परिवहन प्राधिकरण है उसकी अनुमति से, उसका विस्तार किसकी अनुमति से किया जाएगा, परिवहन जो प्राधिकरण है तो उसकी अनुमति से किया जाएगा। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई विहित प्राधिकारी उस तारीख से पूर्व जो इस निमित्त उस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए किसी परमिट के स्थान पर जो उसके द्वारा उक्त तारीख से पहले दिया गया था, यथा स्थिति धारा 72, धारा 74, 76 और 79 के उपबंधों के अनुरूप नए सिरे से परमिट दे सकेगा, और नया परमिट उसी मार्ग या उन्हीं मार्गों अथवा उसी क्षेत्र के लिए विधिमान होगा जिसके या जिनके लिए प्रतिस्थापित परमिट विधिमान था। तो ये कह रहा है कि भाई जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है या राज्य परिवहन प्राधिकरण है या कोई विहित प्राधिकारी, कुल मिला के प्राधिकरण या विहित प्राधिकरण, प्राधिकरण है, दोनों प्रकार के प्राधिकरण है या विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी है जो पूर्व में परमिट दिए गए थे अगर उसमें संशोधन किया जाता है तो ये कह रहे हैं अगर ये देना चाहें तो ये उनकी जगह नए परमिट इशू कर सकते हैं, नए परमिट दे सकते हैं, और नए परमिट अगर देना चाहते हैं तो ये नए परमिट भी इशू कर सकते हैं, और लेकिन नए परमिट भी उसी तरीके से दिए जाएंगे जैसे पहले जो परमिट थे वो थे, बस जो संशोधन होता है वो हो जाएगा, और बाकी उनको नए परमिट अगर देना चाहें ये तो उसके जो पुराने परमिट थे उसकी जगह नए परमिट भी इशू कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जैसे पुराने परमिट थे।
परंतु कह रहा है, परंतु परमिट के धारक की लिखित सहमति के बिना नए परमिट के साथ कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जाएगी जो प्रतिस्थापित परमिट के साथ पहले लगी हुई शर्त से भिन्न है, या जो इस परमिट के दिए जाने के समय प्रबद्ध विधि के अधीन उसके साथ लगाई जा सकती थी। तो ये कह रहा है कि भाई नए परमिट में अगर कोई भी शर्त वगैरह जोड़नी है या नई कोई शर्त जोड़नी है जो पहले नहीं थी या उससे मेल नहीं खाती है, तो उस किसके जो धारक है उसकी अनुमति के बगैर कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जाएगी। तो धारक की अनुमति के बगैर कोई धारक जो भी उसको धारण करता है, परमिट का होल्डर है, उसकी अनुमति के बगैर कोई नई शर्त वगैरह उसमें नहीं जोड़ी जाएगी। पांचवा देखिए इसका क्या कहता है। पांचवा कहता है, धारा 81 में किसी बात के होते हुए उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन दिया गया परमिट नवीनीकरण के बिना ही उस अवधि के शेष भाग के लिए प्रभावी हो गया जिसके दौरान प्रतिस्थापित परमिट इस प्रकार प्रभावी रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा से ये कह रहा है कि जो परमिट इशू किया गया था तो नवीनीकरण के बिना, मतलब जितनी भी शेष अवधि थी उतना अवधि तक वो क्या बना रहेगा? प्रवर्तन में बना रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई उसका नवीनीकरण करना है। तो जितनी शेष अवधि थी उतनी अवधि के लिए मान लो जो भी अवधि हो परमिट के नवीनीकरण के लिए, मान लीजिए 2 साल 3 साल बचे हैं अभी, तो 2 साल 3 साल के लिए वो परमिट कैसा है? जैसा पहले था वैसे ही बना रहेगा। जब भी होगा नवीनीकरण की अवधि तभी वो नवीनीकरण होगा। ऐसा नहीं कि अब अभी बना है तो अभी से काउंट होगा, अभी से नहीं होगा, जब से चल रहा है उसी से काउंट किया जाएगा। और जितनी अवधि बची है उतनी अवधि के लिए क्या रहेगा? वो उतनी अवधि के लिए प्रवर्तन में बना रहेगा। मतलब नवीनीकरण की ऐसा नहीं कि भाई जो नया परमिट आ गया तो भले इस तारीख से होगा या उसका नवीनीकरण माना जाएगा, या मान लो उसी अवधि से। तो जितनी अवधि 2 साल बचे हैं तो 2 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद नवीनीकरण होगा। तो जितनी भी शेष अवधि है उतनी के लिए वो वैलिड बना रहेगा। अब देखिए सेक्शन 81। 81 है परमिटों की अस्तित्व अवधि और उसका नवीनीकरण। ये परमिटों की अस्तित्व अवधि और नवीनीकरण से ये सेक्शन थोड़ा याद रखना, परमिटों से संबंधित है। परमिटों की अस्तित्व अवधि मतलब परमिट जो है कब तक के लिए प्रवर्तन में रहेंगे? अस्तित्व अवधि। और नवीनीकरण। नवीकरण या नवीनीकरण, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है इसमें, कितनी अवधि के लिए रहेंगे। ये कहता है धारा 87 के अधीन दिए गए अस्थायी परमिट या धारा 88 की उपधारा 4 के अधीन दिए गए विशेष परमिट से भिन्न परमिट, मतलब अस्थायी परमिट और विशेष परमिट को छोड़कर जो नॉर्मल परमिट होते हैं उसकी बात कह रहा है। अस्थायी परमिट छोड़ दिए जाए और जो विशेष परमिट दिए जाते हैं किसी समय अवधि के लिए उनको छोड़ के भिन्न परमिट उसके दिए जाने या नवीनीकरण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। तो अपने लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, कितने साल के लिए दिए जाएंगे? 5 वर्ष। जो विशेष परमिट है वो तो देखिए कुछ विशेष परमिट हो तो विशेष उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं तो वो उद्देश्य समाप्त हो जाता है, उसी अवधि तक रहते हैं। या अल्प अवधि के लिए दिए जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है मेंशन रहती है डेट के साथ कितने साल के लिए दिए जा रहे हैं, 1 महीना के लिए दिए जा रहे हैं, 2 महीना के लिए दिए जा रहे हैं। वो विशेष अस्थायी परमिट ऐसे होते हैं कि मान लो कहीं पे मेला लगा, मान लो कुंभ लगा, उस समय उन्होंने गाड़ियों को दे दिए परमिट के भाई जरूरत है ना, तो उन्हें 1 महीना का परमिट दे दिया कि साहब उससे समय जो है जो लोगों की है आगमन के साधन पूरे होते रहेंगे, तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो उनको छोड़ दिया जाए। बाकी जो परमिट होते हैं कितनी अवधि तक प्रवर्तन में बने रहेंगे? 5 वर्ष की अवधि तक प्रवर्तन में बने रहेंगे और हर 5 साल बाद उनका क्या कराना पड़ेगा? नवीनीकरण। परंतु लिखा है, परंतु जहां परमिट धारा 88 की उपधारा 1 के अधीन प्रति हस्ताक्षरित है वहां ऐसा प्रति हस्ताक्षर नवीनीकरण के बिना ऐसी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जिससे कि प्राथमिक परमिट की विधि मान्यता समसामयिक हो सके। ये क्या कह रहा है कि धारा 88 की उपधारा 1 के अधीन, ये अपन आगे पढ़ेंगे धारा 88 की उपधारा 1 में क्या है। तो धारा 88 की उपधारा 1 के अधीन प्रति हस्ताक्षरित है वहां ऐसा प्रति हस्ताक्षर नवीनीकरण के बिना, मतलब उसमें नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं, नवीनीकरण के बिना ऐसी अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा जिससे कि प्राथमिक परमिट की विधि मान्यता के समसामयिक हो सके। तो ये धारा 88(1) के तहत कह रहा है कि बगैर नवीनीकरण के ये प्रभावी बना रहेगा। जो 88(1) में जब अपन आगे पढ़ेंगे जो भी होगा
कि कौन किस तरीके का परमिट है, तो वो बगैर नवीनीकरण के या निश्चित अवधि के लिए होगा, तो उस प्रकार वो क्या बना रहेगा, प्रवर्तन में बना रहेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है परमिट का नवीनीकरण उसके अवसान की तारीख से कम 15 दिन पहले किया गए आवेदन पर किया जा सकेगा। तो ये कह रहे हैं कि नवीनीकरण के लिए आप आवेदन कब करेंगे, 15 दिन पहले। मतलब जैसे ही आपका 5 साल पूरे होने वाले हैं उसके 15 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। काय के लिए, नवीकरण के लिए, नवीकरण कह लीजिए या नवीनीकरण, नवीकरण, नवीकरण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कितनी अवधि पूर्व, जब भी समाप्त हो रही अवधि उसके 15 दिन पूर्व आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट अपने, एक ये और एक ये, बस ये दो चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन को उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के अंदर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतु से निवारित हो गया था। ये तो आप जानते ही हैं, रिलीफ है एक तरीके का, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति 15 दिन पूर्व आवेदन नहीं कर पाया है या बाद में करता है, और अगर जो प्राधिकरण है या वित्त प्राधिकारी है उनको ये लगता है कि भाई जो आवेदन आप नहीं कर पाए उसकी कोई उचित वजह थी, तो वो आपका ये 15 दिन के बाद भी, जब समय निकल गया उसका, उसके बाद भी वो आपके जो है नवीकरण के आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बस उपयुक्त कारण होना चाहिए। अगर कोई उपयुक्त कारण था तो उसको लगता है प्राधिकरण को कि हाँ भाई सही वजह थी, इस वजह से दे नहीं पाए, तो वो बाद में भी उस आवेदन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है यथास्थिति प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन नामंजूर कर सकता है। अर्थात ये नामंजूरी के कारण है, नामंजूर कर सकता है। ये नीचे नामंजूर के कारण दे रखे हैं कि एक या एक से अधिक कारणों पर वो क्या कर सकता है, आपका व्यक्ति जो आपने जो परमिट मांगा है उसके आवेदन को नामंजूर कर सकता है। पहला क्या कहता है, आवेदक की वित्तीय दशा जो आवेदन पर विचार किए जाने की तारीख से पूर्व दिवालापन या 30 दिन की अवधि तक ऋणों के संदाय की डिक्रियों की पुष्टि न होने से साक्षित है। मतलब क्या कह रहा है कि आवेदक क्या हो गया, जब आवेदन किया था उससे 30 दिन पूर्व, 30 दिन पूर्व की बात कह रहा है, 30 दिन पूर्व, मतलब आवेदक के 30 दिन पूर्व तक देखा, 1 महीने के पूर्व की स्थिति उसकी कुल मिला के वो देखेगा कि उसमें वो दिवालिया हुआ था या उसके ऋणों का संदा, कोई मतलब ऋण हुआ, कर्जा भार होगा उसने नहीं चुकाया था, तो इस स्थिति में वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है आपको जो परमिट देने से, उसका नवीनीकरण करने से। या तो दिवालिया हुआ था या मान लीजिए उस पर कोई ऋण भार था तो जिसने उसने नहीं चुकाया है, इसकी पुष्टि होती है, तो इस अवस्था में वो क्या कर सकता है, परमिट देने से इनकार कर सकता है। मतलब परमिट का नवीकरण करने से इनकार कर सकता है। दूसरा कह रहा है आवेदक आवेदन पर विचार किए जाने की उस तारीख से 15 दिन पूर्व से गणना करने पर 12 माह के भीतर उस द्वारा चलाई जा रही मंजली गाड़ी सेवा के परिणाम स्वरूप किए गए निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए 2 से अधिक बार दंडित किया गया है। ये कह रहा है कि अगर कोई मंजली गाड़ी चलाता है, मंजली गाड़ी के बारे में आवेदक उस तारीख से 15 दिन पूर्व की गणना करने मंजली गाड़ी चलाता है, मंजली गाड़ी के बारे में ही कह रहा है, मतलब जो बस वगैरह होती है यात्रियों को पहुंचाने वाली, यात्री वाहन कह लीजिए, मंजली गाड़ी मतलब जो यात्रियों को ले जाती है, इस तरीके की अगर कोई वाहन चलाता है तो 15 दिन पूर्व से गणना करने पर 15 दिन पूर्व से गणना की जाएगी, और कितने, 12 माह की, 12 माह मतलब साल भर की कुल मिला के गणना की जाएगी, एक साल का कुल मिला के उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, और वो भी 15 दिन पूर्व से गणना की जाएगी। तो 15 दिन पूर्व से गणना करेंगे, एक साल की गणना करेंगे, और नीचे कुछ अपराध लिखे हैं, अगर उस समय इस तरीके के अपराध 2 या 2 से अधिक बार, कितने बार, 2 या अधिक बार, एक आध बार किया होगा तो माफी हो जाएगी, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक बार किए मतलब बार बार करता है कुल मिला के इस तरीके के अपराध, तो भी देने से इंकार कर सकता है। पहला का अपराध कह रहा है ये, ऐसे यान पर दे कर संदाय किए बिना कोई वाहन चलाना, मतलब टैक्स नहीं देता जो वाहन पर जो है कर,
तो कर का भुगतान नहीं किया उसने, एक बार पहले नहीं किया फिर नहीं किया, बार बार वो टैक्स नहीं देता है, इस तरीके का अगर वो अपराध करता है। दूसरा, कर के संदाय के लिए अनुज्ञात अनुकंपा अवधि के दौरान ऐसे कर का संदाय किए बिना कोई वाहन चलाना और तत्पश्चात ऐसे यान को चलाना बंद कर देना। तो ये कह रहा है कि भैया पहले तो कर ही नहीं दिया, दूसरा अगर उसे छूट दी गई भाई साहब आप इतने दिन तक आपको महीने भर की छूट दे रहे हैं, आप टैक्स जमा कर दो, तो जो छूट दी थी उस समय तो तक तो गाड़ी चलाता रहता, उसके बाद बंद कर देता, मतलब साथे रहे। इस तरीके का अपराध पहले भी कर चुका है। तो अभी क्या दी जाए, तो उसकी जो है नवीनीकरण करने से इनकार किया जा सकता है। अगला, किसी अपराधिकृत मार्ग पर वाहन चलाता है, मतलब जिसके लिए प्राधिकृत ही नहीं था वाहन, उस मार्ग पर वाहन चलाता है, अन्य मार्ग पे कुल मिला के वाहन चलाता है और पहले भी पकड़ा जा चुका, दोबारा फिर चलाता है, तो ऐसी अवधि में जो है उसके जो है जो लाइसेंस है उनको क्या कहते हैं, अनुज्ञप्ति है उसको अनुज्ञप्ति नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, परमिट, जो परमिट है उसको नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। अगला है इसमें अपराधिकृत ट्रिप लगाना, मतलब अपराधिकृत ट्रिप लगाता है, जितनी ट्रिपें थी उससे ज्यादा जो है ट्रिपें लगाता है और ऐसा अपराध 2 या 2 से अधिक बार कर चुका है। तो कुल मिला के फिर ऐसे मामलों में जो है उसके नवीकरण नहीं किया जाएगा, जो परमिट है उसको नवीकरण नहीं किया जाएगा। परंतु भी है इसमें, परंतु खंड खा के प्रयोजनों के लिए दंडादेश की संख्या की गणना करने में अपील प्राधिकारी के आदेश से रोके गए दंडादेश को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। तो ये कह रहा है दंडादेश की संख्या की जब गणना की जाती है तो जो अपील प्राधिकारी ने दंडादेश को रोका है, रोकने का जो आदेश दिया है उसको हिसाब में नहीं लिया जाएगा, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। परंतु कहता है, परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं देते थे। तो ये तो कॉमन सा नियम है कि जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक कोई आदेश भी दिया नहीं जाएगा। अब देखिए इसमें पांचवा है, पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है जहां किसी परमिट की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन उसका नवीकरण किया गया है, वहां ऐसा नवीकरण ऐसी समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा चाहे वो धारा 87 के खंड खा के अधीन अस्थायी परमिट दिया गया हो या ना दिया गया हो। जहां वो अस्थायी परमिट दिया गया है वहां ऐसे अस्थायी परमिट के संबंध में दी गई फीस वापस दे दी जाएगी। ये क्या कह रहा है, जहां किसी परमिट को ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन उसका नवीनीकरण किया हुआ, वैसे नवीकरण ऐसी समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो अपने ऊपर पड़ा था ना कि 15 दिन से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, 15 दिन पहले वो आवेदन करेगा। अब मान लो किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, 1 महीने बाद आता है, वो 2 महीने बाद आता है और प्राधिकरण के समक्ष अपनी समस्या बताता है और प्राधिकरण कहता है कि ठीक है आपकी वजह उचित है, आप जो है नवीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब ऐसे में उसने 1 महीना 2 महीना बाद आवेदन किया मान लो और प्राधिकरण ने उसे स्वीकार कर लिया, तो अब बात आती है कि जो उसकी नवीकरण की जो अवधि है वो कितने जो नवीकरण किया है तो वो कब से लागू होगी, ये कह रहा है। तो कब से मानी जाएगी, जब उसका समाप्त हो रहा था कैलकुलेट वहीं से किया जाएगा, भले ही वो 2 माह बाद करे या 3 माह बाद करे और स्वीकार कर लिया या 6 माह बाद भी करे और मान लो स्वीकार कर लिया जाता, उपयुक्त कारण था उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता, तो ऐसा नहीं कि उसको 6 माह का लाभ मिल जाएगा या 3 माह का, 2 माह का, ये कोई लाभ नहीं मिलेगा। जहां से उसका परमिट खत्म हो रहा था उसी अवधि से उसके नवीनीकरण की जो है तारीख गिनी जाएगी जब से वो खत्म हो रहा था। बाकी इसमें कुछ नहीं, परमिट दिया गया हो ना दिया गया हो या अस्थायी परमिट दिया गया हो, ऐसी अस्थायी परमिट के संबंध दी गई फीस वापस कर दी जाएगी। और ये कह रहा है कि अगर उतनी अवधि के लिए कोई अस्थायी परमिट दिया जाता है तो जो अस्थायी परमिट की जो फीस थी वो क्या कर दी जाएगी, उसकी वापस कर दी जाएगी। अस्थायी परमिट अगर किसी समय के लिए दिया जाता है तो अस्थायी परमिट की जो फीस है वो क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। अब देखिए 82 कहता है परमिट का अंतरण, अंतरण है ये, अंतरण। ये क्या कहता है, ये कहता है उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी परमिट उस परिवहन प्राधिकरण को जिसने वह परमिट दिया था अनुज्ञा के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित ना होगा, तथा ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे उस परमिट के अंतर्गत यान अंतरित किया गया है उस यान का उपयोग उस परमिट द्वारा प्राधिकृत रीति से करने के लिए कोई अधिकार प्रदान ना करेगा।
ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जब आप परमिट का अंतरण करना चाहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप परमिट देना चाहते हैं, तो आप क्या है, जो प्राधिकरण है उसकी अनुमति के बगैर, परिवहन प्राधिकरण जो होता है ना, उसकी अनुमति के बगैर आप उसका अंतरण नहीं कर सकते। अगर वो करते भी हैं तो वो दूसरा व्यक्ति उस परमिट पे काम करने के लिए प्राधिकृत नहीं समझा जाएगा। तो कुल मिला के प्राधिकरण की अनुमति से कर सकते हैं आप। अगर प्राधिकरण अनुमति देता है आपको कि भाई फलाने आप अपने परमिट आपके नाम है ना, परमिट आपके नाम है, तो आपको अनुमति मिली रखी है कि हाँ आप जिस तरीके के वाहन चला सकते हैं। अब आपसे नहीं चल रहा, आप दूसरे को देना चाहते हो, दे सकते हो, लेकिन कब दे सकते हो, जब आपने प्राधिकरण की अनुमति ले ली हो। अगर प्राधिकरण की अनुमति नहीं ली है तो आप जो व्यक्ति को आपने दिया है परमिट, उसको कोई राइट नहीं होगा आपके परमिट पर गाड़ी वगैरह चलाने का। दूसरा कहता है जब परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है। देखिए परमिट और अनुज्ञप्ति दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। परमिट अलग होता है, अनुज्ञप्ति पहले अनुज्ञप्ति लेंगे आप वाहन के लिए, उसके बाद आप जो भी जिस काम के लिए वाहन लेते हो उसके लिए फिर आपको परमिट लेना पड़ता है, वो अलग चीज होती है, दोनों अलग अलग होते हैं ना। आपकी जो अनुज्ञप्ति होती है वो उसका अंतरण नहीं होता है, परमिट का अंतरण हो जाता है, अनुज्ञप्ति का अंतरण नहीं होता। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है जब परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है तब परमिट के अंतर्गत यान का उत्तराधिकार से कब्जा पाने वाला व्यक्ति परमिट का उपयोग 3 माह की अवधि के लिए ऐसे कर सकेगा मानो वह उसे ही दिया गया हो। परंतु पहले तो ये कह रहा है कि मान लो परमिट किसी व्यक्ति को दिया गया था, ए नाम के व्यक्ति को, अब इसकी हो जाती है मृत्यु, ये मर गया है, तो इसके जो भी उत्तराधिकारी है उस परमिट का उपयोग 3 माह तक बिना रोक टोक के कर सकता है, ये याद रखना है। तो जो भी उत्तराधिकारी होगा इसका, वो 3 माह तक परमिट का उपयोग बगैर रोक टोक के कर सकता है। ऐसे ही माना जाएगा कि वो परमिट उसी व्यक्ति को दिया गया था, मतलब जो भी उसका उत्तराधिकारी उसको ही दिया गया हो। इस तरीके से वो काम कर सकता है कितने माह तक, 3 माह तक। परंतु लगा दिया इसमें, परंतु यह तब जबकि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के 30 दिन के अंदर उस परिवहन प्राधिकरण को जिसमें परमिट दिया था धारक की मृत्यु की और परमिट का उपयोग करने की अपने आशय की सूचना दी थी। ये तो कॉमन सा नियम है। ये 3 माह तक इस्तेमाल कब कर सकता है, जब उसने 30 दिन, जैसी मृत्यु होती है उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर 30 दिन के भीतर जो है प्राधिकरण है उसको इस बात की सूचना दे दी गई हो कि भाई इन फलाने व्यक्ति थे, मैं उनका धारक हूँ और इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। तो कुल मिलाकर उसने जानकारी दे दी हो, सूचना दे दी हो 30 दिन के भीतर। ऐसा नहीं कि मृत्यु की सूचना ही नहीं दी और चलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सूचना देने के बाद, 30 दिन पूर्व सूचना देने के बाद, पूर्व नहीं बाद, मृत्यु के बाद ही सूचना देगा ना, तो 3 दिन बाद, 30 दिन बाद जो है मृत्यु की सूचना, जैसे मृत्यु होती है उसके 30 दिन बाद जो है क्या दे सकता है, सूचना। तो 30 दिन के भीतर भीतर क्या कर देगा, ये सूचना दे सकता है। कहाँ दे सकता है, प्राधिकरण को। तब वो 3 माह तक के लिए क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। परंतु कहता है, परंतु यह और कि किसी भी परमिट का इस प्रकार उपयोग उस तारीख के पश्चात नहीं किया जाएगा जिसको मृत धारक के पास होने पर नवीनीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता। तो ये कह रहा है कि ये तो ठीक है कि 3 माह तक के लिए वो चला सकता है बगैर, मतलब बगैर कोई नया परमिट लिए, माना जाएगा कि उसी का वो परमिट है। लेकिन ये कह रहा है कि इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता कि जो परमिट की अवधि थी, आपने नवीनीकरण नहीं कराया, वो खत्म हो गई, मान लो इसकी मृत्यु पे ही खत्म हो जाती है वो अवधि, तो फिर नहीं मानी, ये वाली शर्त फिर नहीं होगी लागू। जैसे 5 साल के लिए परमिट दिया गया था मान लो, और 5 साल जैसे ही होते हैं और उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब ये है कि अब उसको नवीकरण कराना, तो फिर उस मामले में ये वाली बात नहीं होगी कि 3 कहाँ से चला लेगा, जब उसका परमिट ही समाप्त हो रहा है तो फिर कहाँ से चला लेगा 3 माह, तो उसी के बारे में कह रहा है। तो उस मामले में ये लागू नहीं होगा। आगे कहता है तीसरा इसका, परिवहन प्राधिकरण परमिट के धारक की मृत्यु के 30 दिन के अंदर उसे आवेदन किए जाने पर परमिट उस व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जिसने परमिट के अंतर्गत यानों पर उत्तराधिकार से कब्जा प्राप्त किया है। ये सिंपल से कह रहा है कि भैया मृत्यु हो गई थी, अब 30 दिन के भीतर आपने आवेदन किया, 30 दिन में क्या किया आप, 30 दिन के अंदर आपने आवेदन किया, 3 माह, 3 माह है, 3 माह के अंदर, ये 3 माह की जो अवधि है वही है, 3 माह के अंदर क्या किया, आवेदन। तो 3 माह तक कुल मिला के आप बगैर चला सकते हो, और 3 ही माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन करना पड़ेगा प्राधिकरण को। 3 माह तक तो चलाते रहिए, 3 माह के साथ साथ आवेदन कर दीजिए, और 3 माह तक आप चला ही सकते हैं। तो उसी अवधि के दौरान जो है प्राधिकरण क्या कर सकता है, जो भी उसका उत्तराधिकारी है उसके नाम परमिट को ट्रांसफर कर सकता है। आगे लिखा है, परंतु परिवहन प्राधिकरण 3 माह की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात किए गए आवेदन को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतु से निवारित किया गया था।
तो ये कह रहा है, ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई पर्याप्त वजह थी, वो 3 माह के भीतर आवेदन नहीं कर पाया है, तो अगर प्राधिकरण को लगता है कि नहीं उचित कारण था, तो वो 3 माह के भीतर भी क्या कर सकता है, आपका जो परमिट का जो आवेदन है उसको ग्रहण कर सकता है। तो 2-3 चीजें याद रखना, एक तो ये याद रखना है आपको कि भैया जो कितने, जो उसका उत्तराधिकारी है कितने माह तक बगैर रोक टोक के चला सकता है, 3 माह तक चला सकता है। आवेदन का काम करना पड़ेगा, आवेदन भी 3 माह के भीतर करना पड़ेगा। सूचना कितने दिन बाद तक देना पड़ेगी, मृत्यु के 30 दिन के अंदर उसे क्या है, सूचना देनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चीजें हैं, तो खासकर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 3 माह तक चला सकता है बगैर रोक टोक के, जैसे उसी के लिए हो परमिट, और 3 माह के भीतर ही भीतर उसे क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। हालांकि 3 माह के बाद भी आवेदन ग्रहण किया जा सकता है अगर उपयुक्त वजह हो तो, और फिर जो प्राधिकरण है वो क्या करेगा, जो भी इसका उत्तराधिकारी है उसके नाम पे परमिट इशू कर देगा। अब देखिए 83 है, ये यानों का बदला जाना है। इसके लिए कोई अलग से परमिट की आवश्यकता नहीं होती, यानों का बदला जाना। ये क्या कहता है, ये कहता है परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा। मतलब जिसने परमिट, यानों को बदलने की बात कह रहा है। जो परमिट आपको दिया गया था, मान लो कोई बस है, मान लो उदाहरण के लिए ये बस चल रही है आपकी, बस ही का उदाहरण इसीलिए कि बस ही ज्यादा कंडम सबसे ज्यादा चलती है ना, रोज चलती है, खराब जल्दी होती है। अब ये बस चल रही थी और इसी प्रकार की आपकी अनुज्ञप्ति थी। अब मान लीजिए खस्ता हाल हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है, उसको सुधरवाने लायक भी नहीं बची। अब इसका जो मालिक है, जो परमिट, बस के नाम जो परमिट था, वो चाहता है कि भाई इसी की जगह कोई दूसरी बस ले ली जाए, लेकिन इसी तरीके की, ऐसा नहीं जो फीचर जो आपके परमिट में दिए गए थे उसी प्रकार की होना चाहिए, उसी क्षमता की होना चाहिए, उसी, तो उसी तरीके की अगर वो कोई दूसरी बस ले लेता है तो वो प्राधिकरण की जो है अनुमति से, इसमें लिखा परमिट धारक प्राधिकरण की अनुमति से क्या कर सकता है, उस वाहन को रिप्लेस कर सकता है, बदल सकता है कि भैया जी पुरानी बस हम हटा रहे हैं, इसकी जगह नई लगा रहे हैं। अब वो तो उसके लिए अनुमति दी जा सकती है, उसके लिए कोई नए परमिट की इसको लेने की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्राधिकरण की अनुमति से वो क्या कर सकता है, उसको उसी परमिट पे वो नई बस ले सकता है। अब ये इसीलिए कि ये तो जनता के हित में भी, खराब बस चली, हो सकता है दुर्घटना हो जाए, तो अब उसकी जगह वो नई बस लगाना चाहता है, उसमें परमिट उसे नई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो नई बस उसमें लगा सकता है। लेकिन शर्त वही है कि उसी किस्म की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तो आप नॉर्मल बस चला रहे थे सिंपल, अब आप कह रहे हैं कि उसकी जगह हम वोल्वो डाल रहे हैं, तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी, है ना। तो वो नहीं होगा, आप जिस तरीके की चला रहे थे उसी कैटेगरी की आप नई बस जरूर रख सकते हैं ना। अब 84 देखिए, सेक्शन 84 क्या कहता है, 84 कहता है सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्तें, जिस कह रहा है वही शर्तें हैं इसमें, परमिट में जो है शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी। पहला शर्त कहता है, ABC करके लिखा है, हालांकि परमिट से संबंधित यान के पास धारा 56 के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का विधिमान प्रमाण पत्र और उन्हें सर्वदा ऐसी हालत में बनाए रखा जाता है इस इससे जिससे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति होती रहे। तो ये कह रहा है एक सर्टिफिकेट होगा कि भैया जो वाहन है वो बेहतरीन हालत में, बिल्कुल चालू हालत में, उससे कोई खतरा नहीं है और उसको हमेशा इसी हालत में बनाए रखा जाएगा। तो इस तरीके का जो है एक परमिट उसके साथ होना चाहिए। दूसरा कहता है परमिट से संबंधित यान को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात गति से अधिक पर नहीं चलाया जाता, मतलब आपकी जो लिमिट है, गति सीमा है, उससे ज्यादा नहीं चलाते। ठीक है, ये सब बातों का आपको उल्लेख करना पड़ा, हालांकि कॉमन बातें हैं। अगला है धारा 67 के अधीन की गई अधिसूचना द्वारा चलाए गए किसी प्रतिषेध या निर्बंधन का तथा नियत किए गए किसी किराए या माल भाड़े का ऐसे यान के संबंध में अनुपालन किया जाता है जिसमें परमिट संबंधित। तो कुल मिलाकर जो भी शर्तें हैं, माल भाड़े से संबंधित, किराए संबंध जो भी शर्तें हैं, उन शर्तों का आपके द्वारा क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। आप उसी तरीके से वाहन को दोहन करते हैं जो उसमें शर्तें दी गई हैं, जो उसके गाइडलाइन बनाए गए हैं। अगला है परमिट से संबंधित यान को धारा 5 से या धारा 5 या धारा 113 के उपबंधों का उल्लंघन करके नहीं चलाया जाता है। तो ये कह रहा है धारा 5 और धारा 113 का जो भी उल्लंघन होता है उस उल्लंघन में आप उसे नहीं चलाते। अगला कहता है इस अधिनियम के जो उपबंध ड्राइवरों के काम के समय को परिसीमित करने के बारे में है, ये ड्राइवर के काम अपन आगे पढ़ेंगे कि ड्राइवर जो है एक गाड़ी में आप रखते हैं तो कितने घंटे उससे गाड़ी चलवा सकते हैं, उसके बारे में।
तो यहाँ ड्राइवर के जो है काम के घंटे भी तय कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ड्राइवर को आप रात दिन कराएंगे, रात दिन चलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है दुर्घटना हो गई। तो उसके बारे में कह रहा है कि जो ड्राइवर के जो नियम वगैरह हैं इस अधिनियम के तहत उसका पालन करते हैं आप, ड्राइवर से उतनी ही गाड़ी चलाते हैं बातें। अगला है अध्याय 10, 11 और 12 के उपबंधों का जहां तक वे परमिट के धारक को लागू होते हैं अनुपालन किया गया। तो ये चैप्टरों के नाम है कि जो भी चैप्टर हैं परमिट से संबंधित हैं, अध्याय 10, 11, 12, इनमें जो भी नियम बताए गए हैं उनका पालन किया जाता है। आगे कहता है ऑपरेटर का नाम और पता परमिट से संबंधित प्रत्येक यान की बाह्य बॉडी पर उसके दोनों ओर से दोनों यान के रंग में विषम चटकीले किसी रंग या किसी रंगों में खिड़की सीमा के नीचे उतना ऊपर हो सके जितना ऊपर नीचे बीच में मोटे अक्षरों से लिखा जाएगा या उस यान पर अन्यथा दृढ़ता से चिपकाया जाएगा। तो ये कह रहा है जो भी ड्राइवर वगैरह हैं उसके जो उसमें जो ऑपरेटर वगैरह जो लोग चलाते हैं कर्मचारी हैं उनके नाम रहेंगे, गाड़ी का जो भी किराया भाड़ा आप जानते हैं वो सारी चीजों की डिटेल रहेगी। कहाँ रहेगी, उसमें लिखा भी है कि मोटे मोटे अक्षरों पर चटकीले अक्षरों मतलब इस तरीके से अक्षरों के दूसरे पढ़ सके, या तो लिखवा सकते हैं या आप स्टिकर जो बना लेते हैं वो भी चिपका सकते हैं दोनों तरफ और सामने। तो इस दोनों तरफ गाड़ी के दोनों तरफ अगल बगल और सामने आपको उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें। अब है परमिटों का धारण का रूप 85 कि किस रूप में धारण करेंगे, इसमें भी एक ही लाइन है। इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक परमिट अपने आप में पूर्ण होगा और उसमें परमिट की सब आवश्यक विशिष्टियां होंगी और उस पर लगाई गई शर्तें दी हुई होंगी। तो ये कह रहा है परमिट जो दिया जाता है वो अपने आप में ही पूर्ण माना जाएगा और उसमें सभी आवश्यक विशिष्टियां होती हैं, जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, शर्तें होती हैं, वो उस परमिट में ऑटोमेटिकली लिखी रहेंगी, पहले से ही लिखी रहेंगी कि किन किन शर्तों के अधीन या किन किन शर्तों का आपको पालन करना है। तो वो सारी शर्तें उसमें मेंशन रहेंगी और अपने आप में जो है परमिट क्या होगा, पूर्ण होगा। अब देखिए 86 क्या कहता है, परमिटों का रद्द किया जाना, उनका निलंबन। रद्दकरण से संबंधित है 86। समाप्त करना, रद्द करना है ना, उससे संबंधित है, इसको भी पढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या कहता है, पहला पहला इसमें कहता है जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट को रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे। तो ये दोनों चीजें कर सकता है, रद्द भी कर सकता है और उसको निलंबित भी कर सकता है। जितनी अवधि के लिए वो ठीक समझता है उतनी अवधि के लिए वो परमिट को रद्द कर सकता है या निलंबित कर सकता है। कहाँ गया, हाँ पहला है इसमें धारा 84 के में विनिर्दिष्ट किसी शर्त के या परमिट की किसी शर्त के भंग होने पर, सीधी सी बात है जो आपने धारा 84 84 में जो भी शर्तें वगैरह हैं उन शर्तों का अगर उल्लंघन किया है, जो अभी अपन पढ़ी थी कि नाम वगैरह लगाना है वो सारी शर्तें, तो इन शर्तों का अगर उल्लंघन नहीं किया तो परमिट को निलंबित कर सकता है या फिर समाप्त कर सकता है। दूसरा, यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है, तो मतलब जो भी आपको परमिट में शर्तें थी उन शर्तों के उल्लंघन में आप चलाते हैं या चलवाते हैं किसी से, तो भी आपकी परमिट का क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या उसको निलंबित किया जा सकता है। अगला कहता है यदि परमिट का धारक उस यान का स्वामी नहीं रह जाता है जो परमिट के अंतर्गत है, या मान लो ये कह रहा है कि भाई अगर स्वामी ही नहीं रह जाता है उस परमिट का, परमिट दिया था अब वाहन का स्वामी नहीं रह गया, पहले आपने जो वाहन के लिए परमिट लिया था अब वो वाहन आपने बेच दिया, आप उस वाहन के स्वामी ही नहीं रह गए, तो इस आधार पर भी आपका परमिट क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। क्योंकि परमिट की तो पहली शर्त यही है कि वाहन होगा तभी परमिट होगा। अब वाहन ही बेच दिया आपने तो परमिट परमिट का क्या करोगे, तो वो परमिट भी निरस्त किया जा सकता है। अगला कहता है यदि परमिट के धारक ने परमिट को कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अभी प्राप्त किया था, मतलब गलत तरीके से, मिथ्या तरीके से आपने उसे प्राप्त किया था, तो भी आपका जो परमिट है समाप्त किया जा सकता है। यदि माल वाहक परमिट का धारक उचित कारण के बिना उस यान का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए करने में असफल रहता है जिनके लिए परमिट दिया गया था, तो ये कह रहा है माल वाहन वाला परमिट के बारे में कह रहा है, अगर ढुलाई वाला कोई परमिट आपको दिया गया था और आपने उनकी शर्तों का पालन नहीं किया है या आप उनकी शर्तों का पालन करने में असफल रहे या जिसके लिए आपको परमिट दिया था उससे उसका जो है आप पालन नहीं करते हैं, तो भी परमिट को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अगला कहता है यदि परमिट का धारक किसी विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, मतलब जो धारक था पहले यहाँ गाड़ी चलाता था अब कोई विदेश में चला गया या वहां की नागरिकता उसने धारण कर ली, तो भी इसका परमिट जो है समाप्त कर दिया जाएगा। या मान लो यहीं पे था लेकिन उसने कोई विदेश की
किसी दूसरे देश की कुल मिला के नागरिकता धारण कर ली है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा कुल मिला के, तो उसके परमिट को जो है समाप्त किया जा सकता है। परंतु कहता है, परंतु कोई भी परमिट तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर ना दे दिया जाए। तो ये स्पष्टीकरण देने का उसे अवसर दिया जाएगा। ये तो आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति को बगैर सुने नहीं दिया जाता, तो वहां भी उसका भी तर्क रखा जाएगा, उससे भी कहा जाएगा कि भाई बताएं, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, आपका परमिट जो है कैंसिल किया जा रहा है या निरस्त किया जा रहा है, तो जो भी आप बचाव में कहना चाहें वो कह सकते हैं। दूसरा कहता है, परिवहन प्राधिकरण किसी ऐसे परमिट के संबंध में जो किसी प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा दिया गया है, जिसे धारा 88 की उपधारा 5 के अधीन इस निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, उपधारा 1 के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार कर सकेगा मानो उक्त परमिट परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया परमिट हो। ये क्या कह रहा है, परिवहन प्राधिकरण किसी ऐसे परमिट के संबंध में जो किसी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है, मतलब किसी भी उनके जो भी प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी कर्मचारी या किसी व्यक्ति द्वारा अगर परमिट इशू किया जाता है, तो प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग ऐसे ही कर सकता है जैसे कि उसने ही वो परमिट दिए, क्यों प्राधिकरण ऊपर है सबसे, है ना, तो प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग ऐसे ही कर सकता है जैसे कि उसके द्वारा जो है परमिट इशू किया गया हो। आगे कहता है तीसरा, जहां परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलंबित करता है, वहां की गई कार्रवाई के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप में देगा। ये कह रहा है कि अगर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है तो जो स्वाभाविक सी बात है, जो भी धारक होता है उसको लिखित रूप में ये क्या देगा, लिखित रूप में उसको कारण देगा। ठीक है, ये आपको, ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा तो जो भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, जो धारक है, उसको क्या दी जाए, उसको लिखित रूप में क्या बताए जाएंगे, कारण बताए जाएंगे। चौथा कहता है, जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया था वह परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न, मतलब परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न, इसको छोड़कर जिन शक्तियों का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन कर सकता है, उनका प्रयोग ऐसा कोई प्राधिकरण या व्यक्ति कर सकेगा जिसे ऐसी शक्तियां धारा 68 की उपधारा 5 के अधीन प्रत्यायोजित की गई हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ने, जो कोई प्राधिकारी हो सकता है जिसने पहले परमिट दिया था, रद्द वाली शक्ति छोड़ दी जाए, बाकी अन्य मामलों में वो प्राधिकारी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसे मूल जो प्राधिकारी था उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। अगला कह रहा है, जहां कोई परमिट उपधारा 1 के खंड का या खंड खा या गड़ा के अधीन रद्द या निलंबित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलंबित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है, वहां उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण यथास्थिति परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई। तो ये कह रहे हैं एक तरीके से राजीनामा हो जाएगा। अगर वो जो प्राधिकरण है या वो कोई प्राधिकारी है उसका परमिट निरस्त करने वाला है और जो धारक है वो कहता है कि भाई इसके बदले में जो भी रकम वगैरह है वो देने को तैयार है, या जो भी उनके बीच समझौता होता है, अगर वो रकम के बीच में समझौता हो जाता है और प्राधिकरण या वो प्राधिकारी मान जाता है कि ठीक है आप रकम दे दीजिए, तो वो रकम उससे वसूल की जा सकती है और उसका जो लाइसेंस जो तो परमिट जो था निरस्त करना था या निलंबित करना था उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, उसको फिर निलंबित या निरस्त नहीं किया जाएगा, तो वो रकम उससे वसूल की जाएगी। फिर छठवां कहता है, धारा 89 के अधीन अपील की गई है, वहां परिवहन प्राधिकरण धारा 5 के अधीन जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता था उनका अपील प्राधिकारी भी कर सकते। ये तो आप जानते हैं कि निचला जो अधिकारी है जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता था उसकी जो अपील अथॉरिटी होती है वो भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती, क्योंकि वो ऊपर होता, अपील वरिष्ठ में ही होती है ना, जो बड़ा होता है उसी के पास अपील होती है, बड़ा अधिकारी होगा या न्यायालय होगा वहीं अपील होगी। तो जो निचला कोर्ट या निचला प्राधिकारी जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उन शक्तियों का प्रयोग अपील प्राधिकरण भी कर सकता है। सातवां कहता है, धारा 88 की धारा 9 में निर्दिष्ट परमिट के संबंध में परमिट देने वाले परिवहन प्राधिकरण द्वारा उपधारा 1 के अधीन प्रयुक्त परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न शक्ति किसी भी परिवहन प्राधिकरण और किसी प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा जिसको इस निमित्त शक्ति धारा 68 की उपधारा 5 के अधीन प्रत्यायोजित की गई है प्रयोग की जा सकेगी मानो
उक्त परमिट किसी ऐसे प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा दिया गया परमिट था। तो ये कह रहा है अगर डेलीगेट की गई है शक्तियां किसी को, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, या एक अधिकारी ने अपनी शक्ति किसी अन्य अधिकारी को दे दी है, तो वो जिस अधिकारी को शक्तियां अपनी देता है वो भी उस मूल इस तरीके से ही काम करेगा जैसे परमिट उसी के द्वारा जारी किया गया हो। अब देखिए अस्थाई परमिट है 87, ये सेक्शन याद रखना थोड़ा सा। 87 जो है अस्थाई रूप से, अस्थाई 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 जो है परमिट के बारे में कहता है 87। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पहला कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, कौन कौन, प्रादेशिक परिवहन और राज्य, तो कुल मिला के प्राधिकरण, दोनों प्राधिकरण है इसमें। तो प्राधिकरण जो है धारा 80 में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करने के बाद या अनुसरण में ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक 4 माह की सीमित अवधि के लिए प्रभावी होंगे और जो अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। तो अपने लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अस्थायी परमिट है ये जो 4 माह की अवधि है ये अधिक से अधिक 4 माह, तो अधिकतम 4 माह, 4 माह अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो अस्थायी परमिट, यही पूछा जा सकता है कि जो अस्थायी परमिट जो जारी किए जाएंगे कितनी अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं। तो उसने मैक्सिमम लिमिट बता दी है उसकी कि जो अधिकतम होंगे 4 माह, मतलब 4 माह से कम भी हो सकते हैं, कितने 3 माह हो सकता है, 2 माह, 1 माह, 7 दिन, 10 दिन, वो भी हो सकता है, लेकिन 4 माह से अधिक नहीं होगा। 4 माह से अधिक होगा तो फिर वो अस्थायी नहीं होगा। तो 4 माह की अवधि के लिए जो है अस्थायी परमिट इशू किए जा सकते, अधिकतम अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए जो है अस्थायी परमिट जो है जारी किए जा सकते हैं। वो नीचे शर्तें हैं जो कॉमन है, ये तो अपन ने पढ़ना है बस। ये कहता है यात्रियों को विशेष अवसरों पर जैसे मेलों, धार्मिक सम्मेलनों में ले जाने के लिए, जैसा मैंने अभी बताई था आपको कि कुंभ वगैरह है, मेला ही है ना कुंभ, तो अब इस तरीके के मेले वगैरह लगे हैं तो दिए जा सकते कि साहब जब तक चलेगा मेला तब तक के लिए परमिट दे दिया। दूसरा मौसमी कारोबार के, मौसमी कारोबार होते हैं, मौसमी जो मौसम के हिसाब से चलते हैं, मान लो सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जो मौसम से चलते हैं। अब आप मौसम से जो रिलेटेड होते हैं उतने नहीं अवधि के, मान लो सर्दी आ गई, आपको कोई दुल्हन का काम करते हो और आपको माल ले जाना है, आपकी गाड़ी, आपको परमिट चाहिए, तो उतनी अवधि के लिए आपको दे दिया जाएगा कि ठीक है उतनी अवधि के लिए। और भी मौसमी कारोबार हो सकते हैं। अगला किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूरी पूर्ति के लिए, अगर कोई विशिष्ट आवश्यकता है, स्पेशल आवश्यकता उसी के लिए है कि उतनी अवधि के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी दिया जा सकता है। परमिट के नवीनीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक के लिए, मतलब आपका नवीनीकरण हो रहा है, उस पर कोई डाउट वगैरह है, उस पर कोई विनिश्चय हो रहा है, निर्णय होना है, तो उतनी अवधि के लिए भी आपको अस्थायी जो है परमिट इशू किया जा सकता है। और ऐसी किसी परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेगा जो, ठीक ये तो आप जानते हैं, शर्तें तो लगाई जा सकती हैं, जो भी परमिट दिया जा रहा है तो चाहे वो अस्थायी हो या स्थायी, उन पर शर्तें तो लगाई जा सकती हैं, तो उसमें जो भी शर्तें होंगी वो लगाई जा सकती है। परंतु इसमें अभी जुड़ा है, परंतु यथास्थिति प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण माल वाहकों की दशा में असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों के और के अधीन और उनके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके 4 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परमिट दे सकेगा। ये क्या कह रहा है, माल वाहन परमिटों के बारे में कह रहा है। माल वाहक, ये भी याद रखें, माल वाहक, वो परिस्थिति कैसी है, असाधारण परिस्थिति है। इसमें लिखा माल वाहक पर असाधारण प्रकृति, असाधारण प्रकृति है, असाधारण प्रकृति, ये शर्त है, असाधारण प्रकृति है ना। वो वाहन कैसे हैं, माल वाहक, ये नॉर्मल वाहन नहीं, माल वाहक है, और असाधारण प्रकृति कह लो या परिस्थिति कह लो, एक ही बात है। तो असाधारण जो है कंडीशन है, असाधारण प्रकृति है, तो उसके लिए कह रहा है कितनी अवधि के, जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण हो या राज्य परिवहन, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य, तो अपन एक ही याद रखेंगे, प्राधिकरण, दोनों ही प्राधिकरण आते हैं। तो प्राधिकरण जो है उसको कितनी, 4 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष से अनधिक, तो 4 माह से अधिक की अवधि के लिए कुल मिला के ये कह रहा है 1 वर्ष की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक के लिए जो अस्थायी रूप से परमिट दे सकता है, 4 माह से अधिक भी दे सकता है, 4 माह से अधिक।
मतलब 4 माह से अधिक के लिए इस मामले में कौन से वाहन हैं जो मालवाहक हैं, उनको 4 माह से अधिक का परमिट, अस्थायी परमिट दिया जा सकता है, वो भी कितने साल के लिए, 1 वर्ष तक का। तो ये याद रखेंगे कि उनको 1 वर्ष तक का जो है अस्थायी परमिट दिया जा सकता है। कैसे वाहन होना चाहिए, मालवाहक होना चाहिए, असाधारण प्रकृति होना चाहिए। अब ये क्या है, ये असाधारण प्रकृति ऐसी, मान लो किसी प्रदेश में मान लो कोई भूकंप आ गया और ऐसी स्थिति है कि भाई हालत जो है काफी समय तक बेकार ही रहना है, तो वहां माल ले जाना है ना। अब उदाहरण के लिए केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, मान लो वहां की स्थिति होगा, अब सालों हो बीत गए, अभी तक इस स्थिति में नहीं आया, तो ऐसा कोई हादसा हो गया मान लो, अब वहां पे माल पहुंचाना है, तो चूंकि अस्थायी रूप से अब वाहनों की कमी पड़ रही, तो अस्थायी रूप से जो माल वाहक होते हैं उनको परमिट दिया जा सकता है कि साल भर के लिए आपका परमिट है, वो काम करेगा, क्योंकि वहां माल पहुंचाना है, पूर्ति करना है, माल के अलावा कई प्रकार के मालों के खाने पीने कपड़े बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अब वो काम माल वाहन से ही तो जाएगा। तो ऐसे में उनको अस्थायी रूप से परमिट दिया जा सकता है कि भैया उधर की प्रकृति, उधर की जो है हालात इस तरीके के नहीं है, वाहनों की कमी पड़ती है, तो अस्थायी रूप से उस जगह के लिए अनुमति दी जा सकती है। तो कितने वर्ष होगा वो अस्थायी, 1 वर्ष के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, केवल माल वाहकों के बारे में कह रहा है, यात्रियों को नहीं कि भैया यात्री जाके तो भीड़ बढ़ाते हैं ना, माल वाहक एक अलग चीज होती है, जो माल ले जाता है, ढुलाई का काम करते हैं, उनके लिए। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी उस उपधारा के अधीन किसी मार्ग या क्षेत्र की कोई की बाबत अस्थायी परमिट, ये कहता है मार्ग और क्षेत्र के बारे में कह रहा है। पहला कह रहा है उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र के लिए परमिट किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण जिसका उसका दिया जाना रोक दिया गया है, धारा 72, 74, 76 और 79 के अधीन नहीं दिया जा सकता, इतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी उससे अधिक ना हो जिसके लिए परमिट का दिया जाना ऐसे रोक दिया गया था। तो ये क्या कह रहा है कि भाई कोई न्यायालय वगैरह द्वारा रोक दिया गया था, तो ये कह रहा है कि अगर किसी दशा में धारा 72, 74 और 76, 79 के दिन नहीं दिया जा सकता, उतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी जितनी उससे अधिक ना हो जिसके लिए परमिट दिया जाना ऐसे रोक दिया गया था। तो कह रहा है कि उस अवधि से अधिक ना हो रोक दिया गया था, कुल मिला के जो भी अवधि बचती है उतनी अवधि के लिए उसको परमिट का इशू किया जा सकता है। अगर न्यायालय की रोक वगैरह लगी है, तो रोक वगैरह लगी है, तो जितनी भी अवधि के लिए वो बचता है उतनी अवधि के लिए जो है परमिट उसको दिया जा सकता है। दूसरा कहता है उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र की बाबत किसी यान के परमिट को किसी उसी वर्ग के किसी परिवहन यान के पास उसी मार्ग या क्षेत्र की बाबत विधिमान परमिट नहीं है, अथवा उस मार्ग या क्षेत्र के लिए ऐसे यानों की संख्या पर्याप्त नहीं है, उतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी जितनी ऐसे निलंबन की अवधि के लिए अधिक ना हो। तो ये कह रहा है कि मान लो कोई क्षेत्र ऐसा होता है वाहनों की संख्या वगैरह कम है, अब रोक लगी थी, तो जितनी अवधि के लिए कुल मिला के बचा है अवधि, तो उस बची हुई अवधि के लिए परमिट दिए जा सकती है। ये कुछ क्या है, ऐसी स्थितियां है कि भाई वाहन ही नहीं है संख्या, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि नहीं है संख्या, कम है, अब क्या करें, मजबूरन में देना पड़ता है, तो उतनी अवधि के लिए उसे दिया जा सकता है। परंतु लिखा है, परंतु उन परिवहन यानों की संख्या जिनकी बाबत अस्थायी परमिट इस प्रकार दिए गए हैं, उन यानों की संख्या से अधिक न होगी जिनकी बाबत यथास्थिति परमिट का दिया जाना या रोक दिया जाना किया गया, परमिट निलंबित कर दिया गया। तो ये रोक दिया, अस्थायी जो रोक दिया गया था, परंतु कह रहा है परंतु उन परिवहन यानों की संख्या जिनकी बाबत, परिवहन यानों के बारे में कह रहा है, परमिट इस प्रकार दिए गए हैं उन यानों की संख्या से अधिक ना हो, तो वो संख्या की बातें कह रहा है कि वो संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, तो नहीं दिए जाएंगे, परमिट रोक दिए गए थे, तो वो संख्या जो है, संख्या को तो ध्यान में हमेशा रखा जाएगा, संख्या में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर न्यायालय की रोक वोक भी लगी है कुल मिला के, तो अस्थायी रूप से परमिट दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यायालय ने रोक लगा दी थी, अब इनके परमिट की क्या, मान लीजिए 5 वर्ष की अवधि के लिए परमिट था, 5 वर्ष की अवधि के लिए परमिट था, 3 साल इनके हो गए थे, और मान लीजिए 2 ही साल बचे थे परमिट रिन्यू होता, अब कोई भी वजह की हुआ, ये 2 साल के लिए न्यायालय ने इनका परमिट को क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। अब चूंकि आवश्यकता है, तो ये कह रहा है कि जो इनको अस्थायी परमिट दिया जा सकता है। अब ये 2 वर्ष बचे हैं, ऐसे नहीं दिया जाएगा कि 2 वर्ष की अवधि या रोक थी तो रोक की अवधि से अधिक हो जाए, ऐसे नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ जो अवधि है उसकी जैसे 4 माह के लिए देना है, तो वो उस अवधि के लिए अस्थायी है ना ये, तो अस्थायी रूप से उसको परमिट दिया जा सकता है। जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए जरूरत है, आवश्यकता है, तो अस्थायी रूप से वो परमिट दिया जा सकता है। अब आगे देखिए 88, ये काफी बड़ा है, ये आज ही नहीं हो पाएगा, ये काफी बड़ा है, ये 88 तो कल ही हो पाएगा, काफी बड़ा है, ये को भी पढ़ना है पूरा हालांकि।
ये आपका काफी बड़ा है 88। उसके बाद ए, सेक्शन काफी बड़े बड़े हैं, हालांकि चीजें इक्का दुक्का निकल के आती काम में, लेकिन सेक्शन काफी बड़े हैं। फिर पढ़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर पढ़ लिया ना तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है। एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर क्वेश्चन जो अपने काम की तो छोटी एक आध चीज किसी सेक्शन में निकलती है, बाकी जैसे ये निकला है ना, ये जो अवधियां है ये निकला है, माल वाहन ये निकला है, तो यही अवधि यही पूछने लायक तो यही है हालांकि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन पढ़े नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्या होता है, कोई चीज अंदर से थोड़ा सा बहुत पूछ लिया, कुछ शर्तें पूछ ली, तो अपन ने एक बार पढ़ा है, हालांकि ये चीजें ऐसी नहीं कि रटना हो, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो फिर अपन उनको कर लेते हैं। और अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आती है, तो एक बार इसलिए पढ़ना जरूरी है। बाकी इंपॉर्टेंट तो यही है, ये चीजें आपकी निकली, ये निकला है, ये निकला है, माल वाहन है, असाधन परिस्थितियां हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कॉमन चीजें हैं जो नॉर्मल होती हैं, तो वो तो हर एक्ट में होती है, हर जगह होती है। अब माल वाहन वाहनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि वाहनों से संबंधित क्या शर्तें होती हैं। नॉर्मली शर्तें होती, वाहन को अच्छा रखोगे, ठीक हालत में रखोगे, उसके जो नाम वगैरह है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, जो रूट आपको दिया है उसी रूट पे चलाएंगे, जितना मतलब ट्रिप है उतनी ट्रिप करेंगे, ये नॉर्मल शर्तें होती हैं, तो इनका तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। चलिए बाकी अपन देखेंगे कल इसको। क्योंकि बड़ा है, नहीं तो हो पढ़ाते लेकिन हो नहीं पाएगा ये। कल ही से शुरू करेंगे 88। चलिए अब 8:30 बजे।